हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट पोस्ट के बारे में जो कि रिलीज किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के द्वारा। तो आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग ब्रांचेस जो हैं आईसीएमआर के फिलहाल में अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक ब्रांच से जो है एक परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। लेकिन वो जो नोटिफिकेशन है वो एडवांस नोटिफिकेशन है। एडवांस का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्म फिलिंग शुरू नहीं हुआ है, मतलब उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल में भरना स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन इन्होंने एडवर्टीजमेंट जो है एक तरीके से पब्लिश कर दिया है ताकि जो भी कैंडिडेट एक तरीके से इंटरेस्टेड है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका एक सीबीटी में एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आपका एक और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो ये जो एग्जाम होगा सीबीटी में, ऑब्वियसली उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी क्योंकि एक परमानेंट पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। इस वीडियो में हम वैरायटी ऑफ पोस्ट के बारे में जानेंगे, और क्योंकि ये वीडियो मैं एडवांस में बना रही हूँ ताकि अगर इन केस आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अभी से ही जो है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑल दो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको इनकी इस वेबसाइट पे जो है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे आपको रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना है ताकि आपको डेट जो है पता चल सके कि कब ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम समझ लेते हैं कि कौन से पोस्ट की बात हो रही है और कौन से आईसीएमआर ने जो है इस पोस्ट को रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल में कि मैं इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल में अवेलेबल हूँ। इसमें मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, दैट इज करियर सेक्शन पे। ठीक है, करियर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक और पेज ओपन हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि जो बाकी और अपॉर्चुनिटी जो मेनली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में मैं जान सकूं, तो इसके लिए मुझे इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने एक और पेज ओपन हो रहा है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको जो है यंग प्रोफेशनल के बारे में बताया था जो कि आईसीएमआर के द्वारा रिलीज किया गया है। मैं बात कर रही हूँ परमानेंट पोस्ट की जो कि ये रहने वाली है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इनकी एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में आने के बाद ये देख सकते हैं पहला वाला सीरियल नंबर जो है दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर, आप नोट कर लीजिएगा। फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क एट आईसीएमआर एनआईई चेन्नई। ठीक है, तो ये आईसीएमआर जो है चेन्नई में लोकेटेड है। वहां पे जो है एक तरीके से इसके लिए पोस्ट रिलीज की गई है। एक ये हो गया, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला ये पोस्ट हो गया। हम जिसके बारे में डिटेल कवर करने वाले हैं वो ये वाली है पोस्ट, दैट इज पोस्ट नंबर 3। तो फिलहाल में जो है वैसे तो आप देख सकते हैं एक और पोस्ट भी है, देखिए पोस्ट नंबर 4, ये भी परमानेंट पोस्ट है। बट इसमें क्या है ना कि ये साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत हायर रखी गई है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी बहुत हाई मांगा गया है। तो इसको तो मैं कवर नहीं करूंगी, लेकिन आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इनकी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो फिलहाल में अगर आज की डेट में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ दैट इज 28 फरवरी 2025, उस दिन पे जो है इनके पास टोटल 3 फिलहाल मैं देख पा रही हूँ। ओके यस, हाँ, टोटल 3 जो है यहाँ पर अलग अलग एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए हैं परमानेंट पोस्ट के लिए। तो ये पहला वाला भी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल में हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले पोस्ट की, जिसमें कि अगेन एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है। और ये भी जो है मेनली जो ग्रुप बी वाले जो जॉब होते हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, वो वाली जॉब पोस्ट जो है एक तरीके से रिलीज की गई है। तो ये रिलीज की गई है आईसीएमआर वीसीआरसी के द्वारा, जो कि पौंडीचेरी में लोकेटेड है। और ये भी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो है टाइप ऑफ पोस्ट भी पता चल जाता है। आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखना है, नोटिफिकेशन नंबर याद रखना है, या फिर आप कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि वक्त आने पे जो है आप वापस से इनकी वेबसाइट पे चेक कर सके। अब जो मैं बात बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म की डेट शुरू नहीं हुई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जब डेट शुरू होगी तो 2 चांसेस है, या तो आपको इनकी ही वेबसाइट पे देखने को मिलेगा जिस पे अभी फिलहाल में हम विजिट कर रहे हैं, या तो आपको जो है आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट पे जो है डेट या दैट इज आप कह सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा।
तो अगर इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो आपको आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट पे भी विजिट करना होगा। अब क्या करेंगे, हम ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है इंग्लिश में, इसको हम डाउनलोड करके पढ़ने वाले हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी वाला नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या पोस्ट है, किस तरीके से, और इसमें भी जो पोस्ट है वो वही है, दैट इज असिस्टेंट की, अपर डिवीजन क्लर्क की एंड लोअर डिवीजन क्लर्क की फॉर द वेरियस पोस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। अब यहाँ लिखा तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम भी होगा और साथ ही साथ जो है एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में नोटिफिकेशन पे जब क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जो कि लगभग 10 पेजेस का है। ठीक है, ये पीडीएफ पूरा ओपन हो जाता है। चलिए इसको हम डिटेल में जरा सा समझ लेते हैं। तो जो भी डिटेल है मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ये आईसीएमआर वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंदिरा नगर पौंडीचेरी से रिलीज किया गया है, जिसको कि हम आईसीएमआर वीसीआरसी के नाम से जानते हैं। इसको पब्लिश किया गया है 21 फरवरी 2025 को। और ये जो मतलब कि पोस्ट होने वाली है, ये रेगुलर पोस्ट होने वाली है, यानी कि परमानेंट पोस्ट होने वाली है फॉर द इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रिलीज की गई है, क्या क्या नाम है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने मेंशन है। तो जो पहला पोस्ट है वो है असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्रल होने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 यहाँ रिलीज की गई है। ठीक है, मेनली ये 2 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एज अ अनरिजर्व कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे पेमेंट हो गया, एज लिमिट हो गया, सब कुछ अनरिजर्व की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये रूल जो है किसी भी जॉब पोस्ट के लिए होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पोस्ट के लिए या फिर आपकी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट रिलीज नहीं हुआ है तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पे लेवल रखी गई है वो 6 रखी गई है, जिसमें कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका पे स्केल रह सकता है। अपर डिवीजन क्लर्क जो कि ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है, ये असिस्टेंट वाला ग्रुप बी का पोस्ट था। इसमें टोटल पोस्ट 1 है, अनरिजर्व के लिए है, और पे लेवल जो है यहाँ पे 4 रहने वाला है। 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकता है ये पे स्केल। तीसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि ग्रुप सी का रहने वाला है। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। इसमें पे लेवल 2 रहने वाली है। 90,900 से लेके 63,200 तक पे स्केल रह सकता है। इस तरीके से टोटल जो आपको यहाँ पे पोस्ट मिल रही है वो है 7। अब बोला गया है कि ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, ये टेंटेटिव है, जरूरत पड़ने पे इनको बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। उसके बाद बोला है लिंक फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। तो देखिए अभी तक फिलहाल में ना इनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है, ना इनकी लास्ट डेट आई है। लेकिन क्योंकि इस टाइप के जो पोस्ट होते हैं उसमें आपको थोड़ी सी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। एक तो ये परमानेंट जॉब है तो आपको पता है कि इसमें सिलेक्शन में झमेले काफी होंगे, मतलब मल्टीपल स्टेप पे जो है आपको एक तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है ना उसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है, राइट। तो जब भी ऐसा पोस्ट आता है जहां पे परमानेंट जॉब हो और फ्रेशर्स एलिजिबल हो तो आप समझ लीजिए वहां पे मल्टीपल लेवल में जो है सिलेक्शन होने वाला है। और इन केस अगर ऐसा होता है कि हाँ परमानेंट पोस्ट है और एक तरीके से उनमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो समझ लीजिए वो आपसे एक्सपीरियंस बहुत लंबा मांगेंगे कि 10 साल का एक्सपीरियंस, हायर डिग्री, ये सब मांगेंगे। जब वो हायर डिग्री की डिमांड करते हैं ना तभी वो एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस को स्किप करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रेशर्स एलिजिबल हैं तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको मल्टीपल लेवल में जो है स्क्रीनिंग होगी। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन फॉर्म की डेट अभी शुरू नहीं हुई है, डेडलाइन भी अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, अगर कोई भी चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो वो आपको आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये वही बोला गया कि अगर आप आईसीएमआर वीसीआरसी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईसीएमआर के अंडर में आती है, जो कि हेल्थ रिसर्च दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से रेगुलर पोस्ट रहने वाली है इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटरिंग। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए जो है ये परमानेंट पोस्ट रिलीज की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा।
बोला गया है यहाँ पर कि वेबसाइट का जो लिंक होगा, जिस दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वो विद टाइम जो है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। लास्ट डेट भी जो है वेबसाइट पे बता दी जाएगी, और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल किया जाएगा वो भी वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगा। सीबीटी मोड में एग्जाम एज वेल एज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या स्किल टेस्ट जो है, ये भी आपको इनकी वेबसाइट पे ही जानने को मिल जाएगा। सब कुछ आपको आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, तो आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पोस्ट है असिस्टेंट का, जो कि असिस्टेंट का कोड भी आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। पोस्ट जो है ग्रुप बी की है। पे मैट्रिक्स जो है, ऑब्वियसली हमने अभी जस्ट बात किया था इस बारे में कितनी रहने वाली है। एज लिमिट बात कर लेते हैं, 30 साल से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। इनफैक्ट आपका एज 18 से 30 साल के बीच में हो सकता है। और इसमें भी जो है रिलैक्सेशन वैसे ही है SC ST वाले के लिए, दैट इज वही 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। लेकिन आपने देखा यहाँ पे SC ST का कोई पोस्ट नहीं निकाला है इन्होंने। तो यानी कि अगर आप SC ST हैं और आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपके ऊपर ये जो SC ST वाले जो मतलब कि आप कह सकते हो कि रिलैक्सेशन है वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट 2 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है मिनिमम 3 ईयर की बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ना डिसिप्लिन मांगा है, ना ही इन्होंने कोई परसेंटेज मांगा है कि हाँ इतना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस का पावर पॉइंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये है इनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो आप देख रहे हैं कोई एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यस, इनका जो CBT मोड में एग्जाम होने वाला है उसे तो क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि अपर डिवीजन क्लर्क की है, UDC 02 पोस्ट। क्लासिफिकेशन की बात कर देते हैं, तो ये ग्रुप सी पोस्ट रहने वाली है। पे स्केल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 27 साल तक की हो सकती है। एक पोस्ट अवेलेबल है। इसमें मांगा है डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो आई थिंक यहाँ कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन शायद ये ग्रेजुएट डिग्री ही है, क्योंकि ऑब्वियसली डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोलने का मतलब ही हो गया जो मिनिमम डिग्री होती है वो ग्रेजुएट की होती है, क्योंकि उससे पहले तो क्लास 12th की होती है, जो कि स्कूल लेवल पे होती है, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री ही मांग रहा है। टाइपिंग स्पीड आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस की इन्होंने डिमांड नहीं की है, यानी मैंडेटरी सेक्शन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका, दैट इज द लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि अगेन ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे मैट्रिक्स हम पहले ही बात कर चुके हैं। एज जो है यहाँ पे 18 से 27 साल की रहनी चाहिए। टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पे। अच्छा, ST के लिए एक पोस्ट है इसमें, दैट इज जो लास्ट वाली पोस्ट है ना, उसमें एक ST के लिए पोस्ट है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 12th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड अगेन वही 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। तो आपने देखा किसी भी कैटेगरी में, ये तीनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट में इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की कि आपका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का 2 साल का, ऐसा इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया। इसलिए अब मैं कह रही थी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हाउ टू अप्लाई, तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, और इसका लिंक आपको ICMR VCRC की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा इन्होंने एप्लीकेशन फी बहुत हाई रखी है, मतलब मैं इसको देख के थोड़ा शॉक हो गई। ठीक है, कि सीधी सी बात है, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि जॉब खोज रहा है, उसके लिए इतने हाई पेमेंट करना, ऑब्वियसली बिकॉज वो कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए तो अप्लाई करेगा नहीं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। तो ये क्या सेंस बनता है इतने हाई अमाउंट में एप्लीकेशन फी को रखने का। एनीवेज, इस मामले में क्या ही कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी फिजिबिलिटी होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, EWS OBC कैटेगरी से हैं, तो आपको 2000 रुपए पे करना होगा। SC ST वुमेन कैंडिडेट PWBD ESM है, तो आपको 1600 रुपए पे करना होगा। अगर आप ICMR के एम्प्लॉय हैं, तो आपको जो है एक तरीके से कोई छूट नहीं दी जाएगी, आपको भी इसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना होगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो आपको, सॉरी आई मीन टू से एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, तो आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन
फॉर्म को भरना होगा और फी भी पे करना होगा। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप इस पोस्ट के लिए फिलअप करेंगे। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस वजह से जो है मैं कह रही इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाए तब आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इनका सिलेबस है, अगर वो आपको पहले से पता चल जाए ना तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि एलिजिबिलिटी तो आपको अभी पता चल जाएगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। रही बात डेट आने की, तो वो तो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहोगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा, राइट? तो जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, वो 2 टायर में होगा, ठीक है? टायर 1 में आपको सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, और टायर 2 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सीबीटी मोड की बात करें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सेक्शन ए में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। सेक्शन बी में जनरल नॉलेज होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सेक्शन सी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो है 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। क्वांट एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स की होंगे, और आपको सब कुछ मिला के जो है 90 मिनट्स दिया जाएगा। देयर विल बी नो सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स, सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा इसमें, ठीक है? सीबीटी मोड में बोला गया है तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगा। एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे, 0.25 आपको हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मिलेगा अगर आप गलती करते हैं तो। क्योंकि जो ये असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसमें सिर्फ अनरिजर्व के लिए कहा गया था, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अनरिजर्व कंसिडर किए जाएंगे और आपको उसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जो मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए जो होगा ना, वो होगा 50% मार्क्स, जो कि आपको सीबीटी में ऑब्टेन करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट जो स्टेज होगा उसके लिए भेजा जाएगा। So, candidates shortlisted based on the performance in the CBT shall be called for the computer proficiency test, जो कि 20 मार्क्स का होगा with qualifying in nature. Minimum essential qualifying marks for skill test shall be 50% of total marks that prescribed, that is 10 marks, ठीक है, for all the candidates. अब यहाँ पे जो बोला गया है कि आपका जो मतलब जो बच्चे सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे ना, उन्हीं को एक तरीके से जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपको मिनिमम 50% मार्क्स तो उसमें स्कोर करना ही होगा, जो कि होते हैं 10 मार्क्स। अब यहाँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बोला गया है आपको टाइपिंग ऑफ पैसेज यानी पैसेज लिखना पड़ सकता है, या फिर अदर वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइज जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट इंक्लूडेड हो, वो हो सकता है इंग्लिश एंड हिंदी में। और आपको एक्सेल जो शीट होती है वो प्रिपेयर करने को दी जा सकती है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाने को दिया जा सकता है। ये टोटल 20 मार्क्स का होगा और आपको 1 घंटा दिया जाएगा इसके लिए। ओके, यहाँ पे एक और चीज इन्होंने मेंशन की है, क्योंकि इन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं बोला है कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए ही, लेकिन अगर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है तो आपको जो है एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है? तो वो आपका सिलेक्शन जो है थोड़ा सा और ज्यादा आप कह सकते हो कि इंटेंसिफाई कर देंगे। तो अगर इन केस आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि इन्होंने मांगा तो नहीं है लेकिन कहा है कि अगर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो इन दैट केस आपको 5 नंबर दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका दैट इज 1 से 2 साल के बीच का है तो आपको एक तरीके से 1 मार्क्स दिया जा सकता है। 2 से 4 साल का है तो 2 मार्क्स, 4 से 6 साल का है तो 3 मार्क्स, 6 से 8 साल का है तो 4 मार्क्स, और दैट इज 8 साल के बराबर का या उससे कम हो सकता है तो 5 मार्क्स, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है। तो यहाँ पे जितने साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मार्क्स बोला गया है। तो क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 का भी ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन में ये नहीं बोला है कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये मैंडेटरी नहीं है। हाँ, एक होता है ना कुछ कुछ चीजें कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर हो तो वो आपको फायदा दे सकती है, तो ये वही वाला कंडीशन है, ठीक है? इसको ये मत सोचिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और सीबीटी और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को मिला के आपका 100% वेटेज देखा जाएगा, और उसमें से जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा द स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
और सीबीटी में आपके जो नंबर आएंगे उसको तभी प्रेफर किया जाएगा जब आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने वेटेज लिखा है, वो आप देख सकते हैं एक बार। ये हम पहले पोस्ट की बात कर रहे थे, दैट इज असिस्टेंट पोस्ट की। अब बात कर लेते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की, दोनों ही पोस्ट। ठीक है, यूडीसी 2 एंड यूडीसी 3 की बात कर लेते हैं। इसमें भी दोनों 2 टायर में एग्जाम होगा, सेम वही चीज बोली गई है, सब कुछ टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इनफैक्ट जो टॉपिक है वो भी सेम दिया गया है, टाइमिंग भी सेम दी गई है, मार्किंग स्कीम भी एकदम सेम है जैसे कि हमने अभी असिस्टेंट के लिए बात किया। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पर अनरिजर्व एंड ओबीसी हैं तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है यूआर एंड अनरिजर्व ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए जो है 40 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वर्ड, दैट इज 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी का केस यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे भी वही चीज मेंशन की है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको जो है उसका फायदा मिल सकता है इन टर्म ऑफ 5 में से कितने आप नंबर रखते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया है, वो जो अभी हमने सिलेबस मेंशन किया ना, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, उसका यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं आप कि इन्होंने एक तरीके से मेंशन किया है सारा का सारा सिलेबस। तो आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं फ्यूचर में। तो नेशनैलिटी वही बोला है कि आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अपर एज लिमिट के बारे में बता दिया है, यहाँ पे एज लिमिट का रिलैक्सेशन बताया है, दैट इज फॉर एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी 10 साल, और बाकी ईयर्स को कैलकुलेट कर लीजिए आप कैटेगरी वाइज तो वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे 2 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हैं, जैसे कि आपको जो है ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर मिल सकता है, कोई भी टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा इन दैट केस ट्रैवल के लिए। और अगर जो भी नए पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसमें एलिजिबल माना जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है। कोई टीएडीए जो है आपको सीबीटी एग्जाम देने के लिए या स्किल टेस्ट देने के लिए या पोस्टिंग वाली जगह पे जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 सवाल हो सकते हैं कि एग्जाम कहाँ होगा। ठीक है, एग्जाम कहाँ होगा और स्किल टेस्ट कहाँ होगा। तो इसके बारे में अभी फिलहाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये दोनों इंफॉर्मेशन, एग्जाम कब कहाँ होगा, कब होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट कहाँ होगा, कब होगा, सेम डे होगा, डिफरेंट डे होगा, ये सारी बातें जो हैं आपको इनकी वेबसाइट पे विद टाइम जो है देखने को मिल जाएंगी। जो बच्चे इन जनरल इस टाइप के पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहते हैं उनको पता होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जो जिनके द्वारा भी रिलीज की जाती है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही टाइम टू टाइम जो है बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस परमानेंट पोस्ट। तो आपका अभी काम ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि मौका काफी अच्छा है। और आईसीएमआर वीसीआरसी की वेबसाइट पे विजिट करते रहिए ताकि ये एप्लीकेशन फॉर्म जब भी ओपन हो आप उसको भर पाएं और डेडलाइन के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ उनका जो भी नया डेट होगा रिगार्डिंग द एग्जाम या इंटरव्यू उसके बारे में भी आपको आइडिया लगता रहेगा। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है विद टाइम विजिट करके आप चेक करते रहिएगा। तो ये था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही हो तो, और मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।